supply, supply. Why is supply important? Why are we giving so much time to supply? सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई जीएसटी का जो चार्जिंग पॉइंट है दैट इज सप्लाई. सप्लाई टच किया जीएसटी लग जाएगा. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड और बोथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जीएसटी. जीएसटी कब लगता है? जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ होता है. ठीक है. सप्लाई से पहले हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे. जैसे सबसे पहला है कुछ अलग अलग टाइप के सप्लाईज डिस्कस किए थे. उसमें हमने बोला दो तरीके के सप्लाई होते हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल. नॉन टैक्सेबल मतलब विच इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी. जीएसटी के अंदर ही नहीं है भाई, ये जीएसटी एक्ट में कभी लाया ही नहीं गया. जैसे कि पेट्रोल +5 एंड अल्कोहल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. टैक्सेबल को हमने और ब्रेकअप किया. एक है विच इज चार्जेबल. चार्जेबल मतलब इस पे तो जीएसटी लग रहा है, इस पे तो जीएसटी आज लग रहा है. दूसरा है एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट में भी तीन चीजें कवर है. एक होली एग्जेम्प्ट. होली एग्जेम्प्ट मतलब जो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है जीएसटी से. दूसरा है निल रेटेड. निल रेटेड का मतलब है जिसपे 0 रेट से टैक्स चार्ज होता है. और तीसरा है भाई नॉन टैक्सेबल. और लास्ट है जीरो रेटेड सप्लाई. जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब या तो एक्सपोर्ट कर रहा है माल या फिर एससीजेड यूनिट को माल बेच रहा है, उसको क्या बोलेंगे? जीरो रेटेड सप्लाई. इस पे टैक्स लगता है बट या तो कंप्लीट रिफंड मिल जाता है या आईटीसी का फुल बेनिफिट मिलकर वो नलिफाई हो जाता है. डन है क्या? डन है. ये है कुछ तरीके के सप्लाई. फिर हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लाइक गुड्स. गुड्स बोलता है गुड्स मतलब हर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स पे नहीं आती है. हर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी मनी का ट्रांजैक्शन या सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन गुड्स के अंदर नहीं आता है. बट इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम. और शेड्यूल 3 में अब अपन ने पढ़ लिया है कि एक्शनेबल क्लेम भी कौन कौन से स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जैसे कि लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग. बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम जो है वो जीएसटी के परव्यू से बाहर कर दिया है इन नेगेटिव लिस्ट. फिर है कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड जो हमने बोलते हैं कि ये हम काट देंगे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई बिफोर द सप्लाई हैज एक्चुअली हैपेंड. सप्लाई हो गया मतलब आपने लैंड ही दे दिया, सप्लाई से पहले उसको काटना है तो जाकर उसको गुड माना जाएगा. दूसरा है सर्विसेज. सर्विसेज बोलता है anything other than goods is services, मतलब even immovable property comes in the definition of services. तभी तो शेड्यूल 3 में उसको निकालना पड़ा ना, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग को हमको निकालना पड़ा. क्यों? क्योंकि सर्विसेज की डेफिनेशन में वो कवर हो जाता है. यानी आप सोचो ना, लैंड बिल्डिंग के रिलेटेड अगर कुछ भी है विच इज नॉट सेल, लैंड बिल्डिंग के रिलेटेड कुछ भी है विच इज नॉट सेल, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगा. क्योंकि गुड्स में तो आ ही नहीं सकता. गुड्स में तो पहले ही बोल दिया एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. क्लियर है क्या? इसीलिए भी तो लैंड और बिल्डिंग का लीज, लाइसेंसिंग, टेनेंसी, लेटिंग आउट, रेंटिंग आउट एक्सेट्रा इज कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. क्लियर? सर्विसेज बोलता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सप्लाई, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विसेज एक्सेप्ट मनी सिक्योरिटी. भाई मनी सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विसेज है. और बट बोलता है कि भाई अगर आप पैसे यूज कर रहे हो, यूज ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन, जिसके लिए एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, लोन ले लिया प्रोसेसिंग फी, सप्लाई ऑफ सर्विस, ट्रांजैक्शन कर लिया सिक्योरिटीज में, ब्रोकरेज, सप्लाई ऑफ सर्विस. यानी यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी के लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है तो वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस. और सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करवा रहे हो जिसके लिए आप कुछ चार्ज ले रहे हो तो वो भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस. क्लियर है? गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन. हमने रेसिपिएंट की भी डेफिनेशन पढ़ी थी बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. रेसिपिएंट में अगर कंसिडरेशन है तो जो कंसिडरेशन दे रहा है वो रेसिपिएंट. अगर कंसिडरेशन नहीं है तो गुड्स का मूवमेंट जो कर रहा है, यानी डिलीवरी जिसको मिल रही है या फिर जिसको पोजेशन दिया जा रहा है वो रेसिपिएंट, और सर्विसेज जिसको रेंडर की जा रही है वो रेसिपिएंट.
हमने कंसिडरेशन की भी डेफिनेशन पढ़ी थी. कंसिडरेशन में दो पार्ट्स है. पहला है कि भाई एक्चुअली जो मनी अदरवाइज में आया है वो कंसिडरेशन है, या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ डूइंग समथिंग या नॉट डूइंग समथिंग. एक्ट या फॉरबियरेंस क्यों कर रहे हैं? फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, इन कनेक्शन विद, इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ. किससे आना है? या तो रेसिपिएंट से आ सकता है या किसी और से भी आ सकता है. सब कंसिडरेशन है. लेकिन सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिली हो वो कंसिडरेशन नहीं है. और दूसरा, अगर आपने किसी को डिपॉजिट दिया है जो वापस रिटर्नेबल है वो भी कंसिडरेशन नहीं है. मतलब ऐसा डिपॉजिट जिसको आपने सप्लाई के लिए यूज कर लिया है ना, वो कंसिडरेशन है. कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है. अब बिजनेस. बिजनेस में कितनी एक्टिविटी कवर है? 9. 4 जनरल, 5 स्पेशल. ये मैंने बोला था ऐसे रटना नहीं है इसको, बट हाँ दिमाग में होना चाहिए. पहली डेफिनेशन है, पहले जनरल की बात कर लेती हूँ. उसमें पहला पॉइंट बोलता है एनी काइंड ऑफ ट्रेड, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स, वेजर, profession, vocation, adventure or any other similar activity whether or not done for pecuniary benefit, भले profit के लिए किया हो या ना किया हो, business है. फिर बोलता है any activity in relation to, in connection with, incidental to the first activity is also business. थर्ड बोलता है एनी एक्टिविटी विच इज इन द नेचर ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी, भले उसमें फ्रीक्वेंसी ना हो, उसमें वॉल्यूम ना हो, उसमें कंटिन्यूटी ना हो, उसमें रेगुलरिटी ना हो, ये तीनों क्या है? बिजनेस. फिर बोलता है सप्लाई करना या एक्विजिशन करना, सप्लाई करना या एक्विजिशन करना ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज. क्यों? फॉर द कमेंसमेंट या क्लोजर ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो बिजनेस. ये 4 एक्टिविटीज क्लियर है क्या? 5 स्पेशल में जाते हैं. बोलता है यार अगर आप मेंबर से कोई पैसा ले रहे हो, कौन ले रहा है? क्लब या सोसाइटी. क्यों ले रही है? क्योंकि वो उनके कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो उसको भी बोलेंगे कि ये बिजनेस कर रहा है. दूसरा बोलता है अगर आप किसी प्रेमाइसेस में एडमिशन दे रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन, दैट इज ऑल्सो बिजनेस. तीसरा, अच्छा फ्री में जाने दे रहे हो गांधी उद्यान, अगर आप ये पार्क को फ्री में जा सकते हो, देन दैट्स नॉट अ बिजनेस बिकॉज कोई कंसिडरेशन नहीं है, आप एडमिशन दे रहे हो फॉर अ फी. तीसरा बोलता है कि भाई रेस कोर्स में या रेस हॉर्स रेसिंग में जो भी एक्टिविटी होती है ना, दैट इज ऑल्सो बिजनेस. लाइक टोटलिसेटर, लाइसेंस टू बुक मेकर, ये सब की एक्टिविटीज भी क्या है? बिजनेस है. ये सब कौन है? जो आपको टिकट देते हैं फॉर बेटिंग ऑन हॉर्स रेसिंग. ओके. चौथा बोलता है कि यार आपको कोई सर्विसेज करने की अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज यू आर होल्डर ऑफ एन ऑफिस, और आप ऑफिस के होल्डर क्यों? बिकॉज ऑफ सम प्रोफेशन या वोकेशन, तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस. और इस पर तो हम बहुत चर्चा भी कर चुके हैं कि डायरेक्टर अगर अलग से कुछ प्रोफेशनल या कंसल्टिंग फी लेता है, क्यों? क्योंकि वो कुछ प्रोफेशनल कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहा है, तो वो उसका बिजनेस नहीं है. वो उस ऑफिस में कनेक्टेड है, ऑफिस में एम्प्लॉय है, इसलिए उसको वो देना मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसको क्या माना जाएगा? एज इफ इट इज हिज बिजनेस. और लास्ट है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटीज करती है एज पब्लिक अथॉरिटीज, तो वो भी माना जाएगा कि इट इज दे आर डूइंग बिजनेस. क्लियर? बिजनेस की 5 स्पेशल और 4 जनरल एक्टिविटीज डन है ना? कोई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट जो हम भूल रहे हैं? कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हम भूल रहे हैं? नहीं. चलो आगे बढ़े. फिर अब आते हैं सप्लाई पे. पहले बनाते हैं सप्लाई का ढांचा. क्या है सप्लाई के ढांचे में? कितने हैं? 1, फिर 1A, फिर 2, 3. सुनना. 1 actually tells you what is supply. ठीक है? 1A tells you classification of supply. 2 tells you what is not supply. Negative list. What is not supply? It is supply, but what is not supply? मतलब क्या नेगेटिव लिस्ट में कवर करके सप्लाई से बाहर कर दिया. What is not supply? And this is to a general government power. Actually ये जो government power है ना, this is also for classification by the way. कि गवर्नमेंट के पास पावर है
कि वो कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स को सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंसिडर करवा सकता है और किसी सप्लाई ऑफ सर्विसेज को सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सकता है. लाइक हम बोलते हैं रेस्टोरेंट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बट जहां गवर्नमेंट का मन किया कि इस पे एज गुड्स सप्लाई करना है या एज गुड्स रेट लगाना है या टाइम ऑफ सप्लाई लगाना है, तो वो उसको क्या बना देगा, सप्लाई ऑफ गुड्स. कल ही हमने पढ़ा रेस्टोरेंट सर्विसेज है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बट जहां उनको लगा वो उसको क्या बना सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स. यानी गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्लासिफिकेशन चेंज कर सकता है. क्लियर है क्या? ठीक है. फिर सप्लाई की डेफिनेशन में भी हमने बहुत सारे सबसेक्शंस पढ़े थे, लाइक ए डबल ए बी सी, ए डबल ए बी सी. ओके है. ए क्या बोलता है भाई, ए बोलता है प्लेन वनीला सप्लाई. ये लिखकर आना है क्या एग्जाम में? नो. प्लेन वनीला सप्लाई का मतलब है एक्चुअली सप्लाई की डेफिनेशन होती क्या है, एनी फॉर्म ऑफ supply of goods or services or both. It can be sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal. कुछ भी तरीके का supply is supply. Made और agreed to be made. Made मतलब सब हो गया, पेमेंट हो गया, डिलीवरी हो गई, इनवॉइसिंग हो गया, सब हो गया. अग्रीड टू बी मेड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक एडवांस आ गया होगा, तो बोलता है अग्रीड टू बी मेड इज आल्सो कवर्ड, यानी एडवांस इज आल्सो टैक्सेबल. बट फिर एक नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 आया और उसने बोला यार गुड्स के केस में ना हार्डशिप लोगों पे बढ़ रही है, बिजनेसमैन पे हार्डशिप बढ़ी है, तो उन केस में एडवांस को टैक्सेबल नहीं करेंगे. यानी एडवांस आ भी गया तो भी उस मंथ में जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है, जब इनवॉइसिंग होगी ना तब जाकर इनवॉइसिंग डिलीवरी वो अपन टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे, तब जाकर आपको जीएसटी का पेमेंट करना है. यानी सर्विसेज के केस में एडवांस आज भी टैक्सेबल है. ठीक है. एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन है तो सप्लाई है, कंसिडरेशन नहीं तो सप्लाई नहीं. बाय अ पर्सन. अब जब आप पर्सन सुनोगे आपको एक्चुअली सुनना है बाय अ टैक्सेबल पर्सन. चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि सप्लाई कैन बी डन बाय अ, मतलब सप्लाई कैन बी चार्जेबल बाय ओनली व्हेन इट इज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन. यानी आज आप कुछ बेच दोगे तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे. डन. बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. पहली तो बिजनेस की 9 एक्टिविटीज और उसके बाद बोलता है इन द कोर्स या फर्दरेंस. आप बिजनेस चला रहे हो तब कुछ सप्लाई कर रहे हो, ओके. आप बिजनेस करने वाले हो उसके फर्दरेंस के लिए कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन सप्लाई. क्लियर है हर एक चीज? क्लियर है हर एक चीज. अच्छा, कंसिडरेशन किसी और से मिला है तो वो सप्लाई है कि नहीं है? है, क्योंकि कंसिडरेशन की डेफिनेशन बोलती है ईदर बाय रेसिपिएंट और बाय समबडी एल्स. डन. ये है 7(1)(a). डबल ए एक तरीके से सेल्फ सप्लाई है, एक तरीके से. ये वैसे सेल्फ सप्लाई नहीं है बट एक तरीके से. कैसे? कि भाई एक एसोसिएशन बन गई है जिसमें कुछ मेंबर्स हैं. अब एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एसोसिएशन इसी को सर्विसेज दे रही है या ये एसोसिएशन को सर्विस दे रहा है. तो पहली बात तो बोला कि ये एसोसिएशन और ये मेंबर्स सेपरेट है और इन दोनों के बीच भी अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट या फॉर एनीथिंग अदर देन मनी, देन ऑल्सो इट इज सप्लाई. ओके. बी पे बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की. तो हमने बोला पहली बात तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज इंटरस्टेट सप्लाई. इंटरस्टेट सप्लाई. और इसमें बोलता है भाई अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो, तो आप वो बिजनेस के लिए कर रहे हो या ना कर रहे हो, हम क्या मानेंगे? सप्लाई. बहुत सारे एग्जांपल्स अपन ने देखे. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, फॉर कंसिडरेशन है, तो भले आप उसको बिजनेस के लिए कर रहे हो या ना कर रहे हो, हम उसको क्या मानेंगे? सप्लाई. लेकिन हाँ, अगर एक इंडिविजुअल पर्सनल रीजंस के लिए इंपोर्ट कर रहा है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सनल रीजन के लिए इंपोर्ट कर रहा है, देन इट इज नॉट सप्लाई. इट इज सप्लाई बट इट इज कवर्ड अंडर एग्जेम्पशन. क्लियर है? इंडिविजुअल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा है, फॉर पर्सनल रीजन कर रहा है, इट इज एग्जेम्प्ट. बाकी कोई भी इंपोर्ट कर रहा है सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन. आज एक कंपनी अपने बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर सर्विसेज इंपोर्ट करती है या कोई डिजाइन मंगवाती है, तो दैट इज ऑल्सो सप्लाई, क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है. नो कंसिडरेशन नो बिजनेस, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. कंसिडरेशन है तो बिजनेस हो या ना हो, सर्विसेज इंपोर्ट की हुई सप्लाई है. सी
CCC, CCC talks about deemed supply. क्यों इसको deem बोला? क्योंकि it is विदाउट कंसिडरेशन. तो भाई प्लेन वनीला सप्लाई तो बहुत क्लियर है. प्लेन वनीला सप्लाई बोलता है देख यार हर केस में ना कंसिडरेशन और बिजनेस दोनों होना चाहिए. फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ने बोला कि भाई यहाँ कंसिडरेशन भी हुआ तो चल जाएगा भले बिजनेस हो या ना हो. और डीम सप्लाई बोला यहाँ कंसिडरेशन हो या ना हो हम इसको क्या मानेंगे? सप्लाई. कहाँ कवर्ड है? शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 में बढ़िया से अपने पास 4 पैरा है सुंदर से. पैरा 1, 2, 3, 4. ये लर्न करना है या नहीं करना है? करना है, 100% करना है. पैरा 1 सबसे इजी है. बोलता है परमानेंट ट्रांसफर. परमानेंट फर्स्ट वर्ड ही है परमानेंट. टेम्पररी की बात नहीं कर रहे हैं. परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ कौन सा एसेट? घर का एसेट क्या? नहीं. परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट जिस पे आईटीसी अवेल हो गया है. यानी अगर कोई ऐसा बिजनेस एसेट है जिस पे आपने आईटीसी अवेल नहीं किया और उसका ट्रांसफर करो कोई दिक्कत नहीं है. गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिल चुका है, हमें कोई परेशानी नहीं है. कोई ऐसा एसेट है जिस पे आईटीसी ब्लॉक्ड है लाइक मोटर कार, आप उसका ट्रांसफर कर रहे हो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है. बट ऐसा जिसमें आपने तो आईटीसी ले लिया है और उसको विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं उस आइटम से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला ही नहीं, तो बोलता है इस केस में हम आगे वाले को सप्लाई मान लेंगे और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. क्लियर? परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड. दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन. ओके रिलेटेड पर्सन की जरा डेफिनेशन पे आऊं तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में सबसे पहला आप एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर हो. दूसरा आप लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हो. तीसरा आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो. चौथा एक पर्सन आप पे 50% स्टेक होल्ड करता है. पांचवा एक जना दूसरे को कंट्रोल करता है. दो लोग मिलकर एक को कंट्रोल करते हैं. एक जना मिलकर दो लोगों को कंट्रोल करता है यानी होल्डिंग. होल्डिंग के साथ उसकी सारी सब्सिडरीज. ये सब कौन है? रिलेटेड पर्सन है. और लास्ट में बोलता है फैमिली मेंबर रिलेटेड पर्सन है एंड सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर आपका रिलेटेड पर्सन है. कब? जब वो सोल हो, सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो. फैमिली मेंबर में बोला भाई आपके स्पाउस और आपके बच्चे तो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये सब कब फैमिली मेंबर है? जब वो आप पे डिपेंडेंट हो. क्लियर? हाँ जी. फिर आता है डिस्टिंक्ट पर्सन. डिस्टिंक्ट पर्सन की एक अपनी अलग डेफिनेशन है. एक इंसान के अगर अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस हैं तो उसको हर वो स्टेट के लिए जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है वहां पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अगर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है या एग्जेप्ट सप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. फिर बोलता है एक स्टेट में आपके 2 ब्रांचेस हैं तो देन आपकी मर्जी है, आप सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो. ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का रूल्स. डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब है कि अगर एक कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट्स में तो वो रजिस्टर्ड हो या ना हो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है. जब अलग अलग स्टेट में हो, सिंगल स्टेट में तो रजिस्टर्ड है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, क्योंकि सिंगल स्टेट में तो रजिस्ट्रेशन एक भी हो सकता है मल्टीपल भी हो सकता है. तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो, एक रजिस्ट्रेशन है तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं. क्लियर? आज छत्तीसगढ़ की एक्सेस जूस 2 जगह है, दोनों अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन में कवर्ड है तो उनके बीच का स्टॉक ट्रांसफर इज नॉट सप्लाई बिकॉज दे आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन. क्लियर? अच्छा. Supply of goods or services or both made in the course or furtherance of business between related person या distinct person is supply. Majorly यहाँ पर stock transfer cover किया. It can be from holding to subsidiary, it can be from one branch to another branch. कोई ITC का लॉस नहीं है. एक की जगह दूसरे को ITC मिलेगा बट ITC मिलेगा. एज ए कंपनी ITC मिलेगा. तीसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स, नो सर्विसेज. Supply of supply of goods between agent and principal where agent has taken to receive the goods or agent has taken to deliver the goods. दोनों covered है. He can be from the point of view of recipient or supplier. लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल टू एजेंट ट्रांसफर होता है ना स्टॉक,
वो सप्लाई है कि नहीं ये देखना है। तो बोलता है भाई अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस है तो ये सप्लाई है, बट अगर एजेंट के नहीं प्रिंसिपल के ही नाम पे इनवॉइस है तो ये सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस है तो ऐसा माना जाएगा प्रिंसिपल ने ही सामने वाले को डिलीवर किया है। बट अगर एजेंट ने अपना नाम घुसा दिया ना बीच में, तो इन दोनों के बीच का स्टॉक ट्रांसफर भी सप्लाई है। क्लियर? पैरा 3 एजेंट कब बोला जाएगा? जब वो अपने नाम का इनवॉइस इशू कर रहा है तो वो बोला जाएगा दैट ही इज अ पैरा 3 एजेंट। पैरा 3 एजेंट मतलब जहां पर प्रिंसिपल एजेंट के बीच का सप्लाई इज ऑल्सो ट्रांसफर इज ऑल्सो सप्लाई। क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी? पक्की बात? लास्ट वाला है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, लेकिन यहां पर क्या कवर होगा? ऑफ कोर्स विदाउट कंसिडरेशन, तभी तो डीम सप्लाई में आ रहा है ना। विदाउट कंसिडरेशन बिजनेस है कि नहीं? बिजनेस के बिना, अगर नो बिजनेस नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन बट फॉर बिजनेस। और किससे आ रहा है? ईदर फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया या एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। बोलता है कि भाई अगर आपका कोई रिलेटेड पर्सन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है ना, और आप अपने बिजनेस के लिए सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, तो भले कंसिडरेशन ना हो तो भी ये सप्लाई माना जाएगा। अच्छा, बी वाला क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। इसका हमने पूरा एक चार्ट बनाया है। ये 4 पैरा इज डीम्ड सप्लाई। सबको क्लियर है? पक्का? बढ़ जाऊं आगे। 1A में तो सप्लाई की बात ही नहीं करता। 1A में तो सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करता है, वो भी ऐसे क्लासिफिकेशन की जो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पैरा ए पे आते हैं। पैरा ए टॉक्स अबाउट गुड्स। पैरा 1 गुड्स का ट्रांसफर। गुड्स का ट्रांसफर अगर परमानेंट है मतलब टाइटल ट्रांसफर हो गया है, तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और तीसरे में टाइटल ट्रांसफर हो रहा है बट धीरे धीरे हो रहा है, पेमेंट आते जा रहा है, टाइटल ट्रांसफर होते जा रहा है, पेमेंट आते जा रहा है, टाइटल ट्रांसफर होते जा रहा है, लाइक अ हायर परचेज अग्रीमेंट। तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर है क्या? ओके। सेकेंड है लैंड बिल्डिंग के रिलेटेड। लैंड के लिए बोलता है लीज, लाइसेंस, टेनेंसी ऑफ लैंड इज सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज। बिल्डिंग का लेटिंग आउट, भले वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, जो भी हो, क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी लैंड बिल्डिंग रिलेटेड लीज, लाइसेंस, लेटिंग आउट, रेंटिंग, कुछ भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। पैरा 3 टॉक्स अबाउट जॉब वर्क। अगर किसी और के आइटम पे आपने कुछ काम किया है, और वो आइटम आप लौटा दे रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। भले आप सोचो ना, ये है मैंने सारे पेजेस दे दिए कि भाई ये प्रिंटिंग सब मैंने कर दी, अब तू ले ले इसको बाइंडिंग करके दे दे, तो देखो इसका फॉर्म पूरा चेंज हो गया है, तो भी ये ऐसा नहीं बोला जाएगा कि उसने मेरे को बुक बेच दी। एट द एंड उसने मुझे सर्विसेज ही दी है, किसकी? बाइंडिंग की। अंडरस्टूड है क्या? दिस इज कॉल्ड जॉब वर्क। फोर्थ में 3 केसेस कवर है। इसमें पैरा 4 सी याद रखना है, क्योंकि सी सप्लाई नहीं था बट सप्लाई मान लिया। चलो डिस्कस करते हैं। पहला है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सर्विसेज? टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, सर्विसेज। डन है? कोई दिक्कत परेशानी? थर्ड बोलता है एक टैक्सेबल पर्सन था, उसके पास बिजनेस एसेट्स थे, ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो उसके पास जितने भी बिजनेस एसेट थे ना, ऐसा माना जाएगा कि उसने उसको सप्लाई कर दिया है एंड इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। पहली बात तो ये सप्लाई है ही नहीं, कहीं कवर्ड ही नहीं है। बट मैंने क्या बोला? इस पे अभी सर्कुलर आना बचा है। हम क्या इसको मानेंगे? सप्लाई मानेंगे, और क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। अगर आपने बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर दिया है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरा, अगर आपने ये बिजनेस एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया और अब वो बिजनेस चला रहा है, तो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक्सेप्शन का तो मतलब ही होता है ना, जो चीज एक्सेप्शन मतलब जो चीज सप्लाई ऑफ गुड्स थी, अगर उसके एक्सेप्शन में कवर्ड है, मतलब वो दोनों सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। क्लियर है क्या?
पैरा 5 किसकी बात करता है? पैरा 5 बोलता है हम 6 एक्टिविटीज तुमको बताएंगे, 6 सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ए, रेंटिंग आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरे मुझे पता है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। बी को छोड़ो। सी बात करता है कि अगर आप टेम्पररी ट्रांसफर या यूज का राइट दे रहे हो ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आप अपना टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फिर बोलता है अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, तो वो भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन बना बनाया सॉफ्टवेयर बेच रहे हो विदाउट एनी कस्टमाइजेशन, तो वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। लास्ट वाला बोलता है कि अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो या कोई एक्ट टॉलरेट कर रहे हो या आप कोई एक्ट नहीं कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कुछ करना, कुछ नहीं करना या कुछ टॉलरेट करना इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इतने ही है क्या 5 पॉइंट? और फिर आता है पैरा 5 में बी। बी बोलता है कि एक इंसान है, वो आपको कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहा है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है। तो अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद या सिंगल ऑक्यूपेशन के बाद, विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद अगर आपको एंटायर कंसिडरेशन मिल रहा है ना भाई, तो ऐसा माना जाएगा कि आप ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो, आप ये बिल्डिंग की सेल कर रहे हो। तो ये सप्लाई है कि नहीं? नहीं, ये नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। बट अगर आपको 1 रुपया भी, 100 रुपया भी, 1000 रुपया भी, 50 तक का भी पहले आ गया ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट या सिंगल ऑक्यूपेशन के, तो ऐसा माना जाएगा कि आप कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहे हो एंड देन दिस इज कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत परेशानी? पैरा 6 में 2 कॉम्पोजिट सप्लाई कवर थे, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा रेस्टोरेंट सर्विसेज। दोनों में गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, लेकिन माना क्या जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। माना क्या जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कोई ऑल्ट्रेशन, कोई मॉडिफिकेशन, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई रिकंस्ट्रक्शन, कोई रीमॉडिफिकेशन किस पे किया गया हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किया गया हो, जहां पर कुछ गुड्स की प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रही है, सीमेंट ट्रांसफर हो रहा है, ब्रिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको माना क्या जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर? रेस्टोरेंट सर्विसेज क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये 6 पैरा कवर्ड है क्लासिफिकेशन में। डन? सारे पॉइंटर्स याद आ गए? व्हाट इज नॉट सप्लाई? सेक्शन 7(2) व्हाट इज नॉट सप्लाई, इसमें भी ना 2 चीजें कवर्ड है, एक है ए, एक है बी। ए तो नेगेटिव लिस्ट है, जो कहां दिए? शेड्यूल 3 में। और एक है गवर्नमेंट पावर। क्लियर? ओके, गवर्नमेंट पावर बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है? 8 पैरा है। पहला पैरा ओ एक चीज तो भूल ही गई, ये वाले में बोलता है कि अगर एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट देना चाहता है ना 1 साल में, एक एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट 1 साल में, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये भी विदाउट कंसिडरेशन है, बट सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों डाला? क्योंकि रिलेटेड पर्सन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन, इसलिए उनको अलग से बताना पड़ा। नहीं भाई, हम 50,000 तक को सप्लाई नहीं मानेंगे, और 50,000 से ज्यादा कर दिया ना तो बेटा पूरे को सप्लाई मानेंगे। क्लियर है क्या? 50,000 1 रुपए, शगुन का 1 रुपए भी एक्स्ट्रा दे दिया ना तो हम 50,000 1 रुपए पे जीएसटी लगाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? पैरा 1 बोलता है अगर कोई एम्प्लॉई कोई एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के दौरान कुछ सर्विसेज दे रही है, तो दैट इज कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। दैट इज कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट से हटकर कोई सप्लाई दे रही है, कोई अलग से प्रोफेशनल फी दे रही है, कंसल्टिंग दे रही है, भाई अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी रेंट कर दी, कुछ भी कर दिया, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं दिया है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं दिया है तो जीएसटी लगेगा। क्लियर? पैरा 2 बात करता है 3 चीजों की, एमपीज, एमएलएज, लोकल बॉडी के मेंबर्स, ये सब आपके लिए कोई एक्टिविटीज करते हैं ना, नॉट अ सप्लाई। कोई ऐसा इंसान जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई रोल मिला और वो आपके लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्सेट्रा,
नॉट अ सप्लाई। और तीसरा बोलता है कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट बॉडी में कोई मेंबर है, चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, और वो आपको कोई सर्विसेज दे रहे हैं, नॉट अ सप्लाई। तीसरा बोलता है, सॉरी मैं तीसरा वाला बता दी, पैरा 2 बोलता है कोर्ट ट्राइब्यूनल, कोर्ट या ट्राइब्यूनल आपको कोई सर्विसेज देता है, नॉट अ सप्लाई। पैरा 4 बोलता है डिसीज से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज है नॉट सप्लाई, उनका ब्यूरियल करना, फ्यूनरल करना, उनको क्रिमेट करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करवाना, नॉट अ सप्लाई। पैरा 5 बोलता है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आर नॉट अ सप्लाई। पैरा 6 बोलता है कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम आर नॉट अ सप्लाई। पैरा 7 और 8 थोड़ा मिलता जुलता है। पैरा 7 बोलता है कि भाई आपने माल एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचा दिया जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और माल इंडिया कभी एंटर ही नहीं किया, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। और पैरा 8 में भी दो चीजें कवर है, इनबाउंड सेल्स एंड हाई सी सेल। इनबाउंड सेल बोलता है आपने माल मंगवाया, वेयरहाउस में पड़ा था, और जब वो वेयरहाउस में पड़ा था तब आपने उसको आगे सेल कर दिया, तो आगे जब वो सेल होगा ना, वो होम क्लियरेंस करवाएगा, होम क्लियरेंस करवाएगा तो वो जीएसटी पे करेगा, तो भाई तुम दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन इज नॉट अ सप्लाई। और माल जब आ रहा था, लहरते 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 आ रहा था, और आपने उस माल को आगे सेल कर दिया, कोई भी आप कैसे कर सकते हो पता है कि डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह आगे ट्रांसफर करके आप सेल कर सकते हो, तो बोलता है दिस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। क्यों? क्योंकि एट द एंड तो सामने वाले को जीएसटी पे करना है, तो तुम दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन इज नॉट अ सप्लाई। ये पूरा सेक्शन 7 है और चैप्टर 2 है। एक और चीज है मिक्स्ड और कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स्ड और कॉम्पोजिट सप्लाई। पहली बात तो मिक्स्ड और कॉम्पोजिट दोनों का मतलब है सप्लाई ऑफ, सॉरी यस, 7(2)(b) में गवर्नमेंट को ये पावर दी है कि वो किसी किसी सप्लाईज को नेगेटिव लिस्ट में डाल सकता है। कौन से सप्लाईज को? जो गवर्नमेंट करता हो एज पब्लिक अथॉरिटीज। उसमें 2 सर्कुलर्स आए अभी तक, 2 नोटिफिकेशंस आए अभी तक। पहला, कोई भी पंचायत या म्युनिसिपैलिटी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के फंक्शंस करता है, जैसे कि कुछ भी जो पब्लिक के लिए करता है, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट करता है, वाटर सैनिटेशन करता है, एक्सेट्रा, नॉट अ सप्लाई। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस देता है किसी को, दैट इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। क्लियर है क्या? Mixed or composite. Supply of 2 or more individual supplies, it can be either mixed supply or a composite supply. Restaurant is a composite supply or a mixed supply. Restaurant की सर्विसेज में कुछ भी जाते हैं, आपको सर्विसेज भी मिलते हैं, तो वो composite है ना। रेस्टोरेंट में कोई ये तो नहीं बोल सकता हमारा वेटर आपके पास नहीं आएगा, इसके चार्जेस अलग से हैं, नहीं ना, इट इज इंक्लूडेड। वेटर, शेफ, आपको खाना आना, ये सब क्या है? इंक्लूडेड है। दैट्स द रेस्टोरेंट सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा बोल सकता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपने किसी को सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है कि आपके थ्रू ही प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आप ही माल लेकर आ रहे हो, आप ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कोई ये नहीं बोल सकता ब्रिक्स तो हम ले आएंगे, सीमेंट तू ले आना या पेंट तू ले आना। दैट इज ऑल्सो कॉम्पोजिट सप्लाई, जहां गुड्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं और सर्विसेज भी ट्रांसफर हो रही है। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, जिसमें एक प्रिंसिपल सप्लायर्स है और बाकी सारे उसके एंसिलरी है, और ये नेचुरली बंडल्ड है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मेरे लैपटॉप के साथ ये चार्जर आना ही था, मुझे पता था। हाँ, इसके साथ इसका बैग भी आ जाता ना तो अलग बात होती, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है, बट लैपटॉप के साथ इसका चार्जर आना इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो बोलता है कि यार कॉम्पोजिट में ना ऐसा माना जाएगा कि सप्लाई किसका हुआ है? प्रिंसिपल सप्लाई का ही सप्लाई हुआ है, सिर्फ लैपटॉप का ही सप्लाई हुआ है, बाकी तो उसके साथ इकट्ठे कॉम्पोजिट करके आए हैं। और रेट भी कौन सा लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई पे लगता
हो, जो प्रिंसिपल सप्लाई पे लगता हो। बट मिक्स सप्लाई मतलब दो और मोर इंडिविजुअल सप्लाई जहां पर एक सिंगल प्राइस चार्ज किए। अगर सिंगल प्राइस नहीं होगा तो फिर तो वो दो अलग अलग ही सप्लाई हो गया ना। सिंगल प्राइस मतलब आज मैं किसी को स्टेशनरी सेट देती हूँ जिसमें पेंसिल भी है, उसमें कंपॉक्स बॉक्स भी है, उसमें ये भी है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर भी है, उसमें रबर भी है, उसमें शॉर्पनर भी है, सब है। तो बोलता है मिक्स सप्लाई के केस में जो भी सबसे हाईएस्ट रेट होगा ना, ऐसा माना जाएगा कि पूरा का पूरा सप्लाई उसी का हुआ है। सपोज रबर जो 10 रुपए का आता होगा शायद, बट अगर रबर का सबसे हाईएस्ट रेट है 28% है, तो ऐसा माना जाएगा कि स्टेशनरी नहीं बिका है, रबर बिका है 10,000 में। अगर वो स्टेशनरी का पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 है ना, तो ऐसा माना जाएगा रबर बिका है 10,000 में और उसी का रेट लग जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सेक्शन 7 और सेक्शन 8 मिक्स्ड और कॉम्पोजिट, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 क्लियर है क्या? ओके, कोई डाउट?